हेलो एवरीवन। लोक अदालत की 3 टाइप हैं, नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। लास्ट वीडियो में 2 कवर कर चुके हैं, नेशनल एंड स्टेट लोक अदालत। लोक अदालत का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आज देखेंगे इसकी 3rd टाइप एंड कुछ अदर टाइप ऑफ कोर्ट्स जैसे कि फैमिली कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट, ग्राम न्यायालय। लक्ष्मीकांत में हर एक कोर्ट से रिलेटेड अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को याद रखने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ मैं। अभी देखेंगे इसकी 3rd टाइप, परमानेंट लोक अदालत। ये क्यों आती है? तो ये आती है फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देखिए कुछ ऐसी असेंशियल सर्विसेज हैं, इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि सिटीजन्स को डेली यूज़ के लिए चाहिए। पानी रोज़ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सिटीजन्स को डेली चाहिए, कम्यूट करना है तो सिटीज़न को ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी चाहिए, उनको हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड ऑल, ये भी उनको डेली ही चाहिए। ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बिना सर्वाइवल सिटीजन्स की डिफ़िकल्ट हो जाती है। इनको ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं जो कि असेंशियल सर्विसेज हैं। एंड अगर सिटीजन्स को इनसे रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो इसी के लिए ही, इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ही अलग से फिर परमानेंट लोक अदालत आती हैं। इनकी ज़रूरत अलग से क्यों पड़ती है? देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू नालसा आता है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आती हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करा जाता है। इन्हीं अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है लोक अदालत कंडक्ट करवाने की। एंड लोक अदालत का पर्पस क्या होता है? जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको भी लीगल रिप्रेजेंटेशन देना, जस्टिस हर किसी के पास हो, पुअर लोगों के पास भी हो, ऐसे ही जुडिशरी का बर्डन कम हो जाए, ये भी एक लोक अदालत का पर्पस था। लेकिन ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 था, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से फिर इसको अमेंड करा जाता है 2002 में एंड परमानेंट लोक अदालत पिक्चर में आती है। ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इनको ये एक्ट आता है फ्री लीगल सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि लोक अदालत में कोई भी पैसा नहीं लगता है। एंड अगर कोई ऑलरेडी पेमेंट करी भी गई होती है तो उसको बाद में रिफंड कर दिया जाता है। हर एक इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए। एक पुअर इंसान के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जस्टिस की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो सिर्फ रिच लोगों की ही प्रिविलेज रह जाए। कुछ लोग सोसाइटी के जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर हैं, जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है जो कि जुडिशरी को अफोर्ड कर पाएँ, उन्हीं लोगों को जस्टिस की इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए फिर लोक अदालत आती हैं। एंड यही लोक अदालत ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कंपोनेंट है। लास्ट वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी? देखिए इस एक्ट के अंदर लोक अदालत को कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन वो मेरिट बेस्ड डिसीजन नहीं देती थी। जो डिसीजन थे वो कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, इन सारी चीज़ों के थ्रू लिए जाते थे। एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता था। पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट होता था, जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता था, उनके बीच में एक सेटलमेंट करवा दी जाती थी। एंड अगर उनको वो सेटलमेंट पसंद नहीं आती थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं आया, तो उनके पास क्या है, एक ऑप्शन है कोर्ट में जाने की। अब देखिए ये जस्टिस डिलीवर करने में एक अननेसेसरी डिले होगा, क्योंकि पार्टीज पहले लोक अदालत में भी गई थी, उसके बाद अब कोर्ट में भी जा रही हैं। एंड ऊपर से जो भी ये लोक अदालत डिसीजन दे रही हैं वो कंप्रोमाइज करवा रही हैं, मेरिट बेस्ड डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। मेरिट बेस्ड का मतलब है कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेना। जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को साइड पर रख दिया जाएगा। जो भी फैक्ट्स होंगे केस से रिलेटेड, उन्हीं फैक्ट्स को कंसिडर करा जाएगा एंड उसी के बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी असेंशियल सर्विसेज थी जिनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करा जा सकता था। तो गवर्नमेंट को लगा कि इन सर्विसेज के लिए स्पेशली एंड मेरिट बेस्ड डिसीजन लेने के लिए कुछ केसेस को अर्जेंट बेसिस पर डिसाइड करा जाना चाहिए, उनको प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही डिसाइड कर देना चाहिए।
ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इन केसेस को बाद में कोर्ट में ड्रैग करा जाए। मतलब कि कोर्ट पहुंचने से पहले ही इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे उनको कोर्ट में पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन केसेस को कोर्ट पहुंचने से पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये केसेस जो होंगे वो असेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, वो डेली बेसिक नीड से रिलेटेड हैं। वाटर से देखिए अगर रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है तो पानी तो डेली सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। सो ऐसी कुछ सर्विसेज थी जिनकी वजह से फिर इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में अमेंडमेंट करी जाती है, सो दैट प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही कंपल्सरी सेटलमेंट करवा दी जाए। अब ये कंपल्सरी सेटलमेंट हो चुकी है, इसको अर्जेंट बेसिस पर डिसाइड करा जाएगा बाय परमानेंट लोक अदालत। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं कि परमानेंट लोक अदालत के फीचर्स क्या हैं, उनको याद रखने के ट्रिक्स भी बताऊंगी। देखिए आपको वर्ड याद रखना है कैप, सी से हम पहले कॉम्पोजिशन देखेंगे, ए से है अवार्ड, जो भी ये लोक अदालत डिसीजन देती हैं या फिर जजमेंट देती हैं उसको अवार्ड बोलते हैं, एंड पी से है पावर, जिसको आप ज्यूरिसडिक्शन भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉम्पोजिशन। सो परमानेंट लोक अदालत की कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें एक चेयरमैन है जो कि या तो एक डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या फिर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर जिसका रैंक एक डिस्ट्रिक्ट जज से अबव हो। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये चेयरमैन होगा उसकी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट जज के बिलो या फिर उससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड 2 और पर्सन्स भी होंगे जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एक्सपर्टीज होगी। परमानेंट लोक अदालत किसके लिए आई है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। सो इन्हीं सर्विसेज से रिलेटेड भी कोई एक्सपर्ट जो 2 लोग होंगे उनकी एक्सपर्टीज भी ली जाएगी। सो फर्स्ट इसकी हो गई कॉम्पोजिशन। अब सेकंड हम देखते हैं पावर से रिलेटेड। देखिए ये वर्ड जो है ना, ये कैप है, इससे आपको बस याद रखना है। मैं लक्ष्मीकांत में जो सीक्वेंस दिया गया है पॉइंट्स का उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। पावर को आप ज्यूरिसडिक्शन कंसिडर कर सकते हो, एंड लक्ष्मीकांत के पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 इसी की ही बात करते हैं कि कौन से ऐसे एरिया हैं जिस जगह पर परमानेंट लोक अदालत के पास पावर है, उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, एंड कौन से ऐसे एरिया हैं जिनके पास इनके पास कोई भी पावर नहीं है। सो देखिए इनके पास किन एरिया में पावर है, एक तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड ऑब्वियसली, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, चाहे फिर वो बाय रोड हो, बाय एयर हो या फिर बाय वाटर हो। पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज भी हो गई, टेलीफोन सर्विसेज होगी। इन सब को आप कम्युनिकेशन सर्विसेज में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे ही पावर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, सैनिटेशन सर्विसेज हो गई, हेल्थ जो से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई। इन सारी सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं। देखिए ये भी परमानेंट लोक अदालत की ही प्रेरोगेटिव आ जाएगी। ऐसे ही अगर कोई पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, अगर कोई पैसे से रिलेटेड डिस्प्यूट है, इन्हीं पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई पैसे से रिलेटेड डिस्प्यूट आता है, पहले वो 10 लाख तक की अमाउंट जो थी वो डिसाइड कर सकते थे ये परमानेंट लोक अदालत। 2015 के बाद ये अमाउंट इंक्रीज करके कर दी गई है 1 करोड़। सो अब जो परमानेंट लोक अदालत है वो 1 करोड़ तक के पेक्यूनरी या पैसे से रिलेटेड केसेस को डिसाइड कर सकती है। एंड ये अमाउंट फिक्स कौन करेगा, ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो ये वो पावर थी जो कि परमानेंट लोक अदालत के पास है, लेकिन एक ऐसी पावर है जो इसके पास नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल डिस्प्यूट अगर कोई है उसको लोक अदालत डिसाइड नहीं कर सकती है, ना ही परमानेंट लोक अदालत डिसाइड कर सकती है। जैसे अगर कोई रेप रिलेटेड कोई केस आ गया, नॉन कंपाउंडेबल डिस्प्यूट ऐसे डिस्प्यूट होते हैं या फिर ऐसे केसेस होते हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, कोई समझौता नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए लोक अदालत का काम तो कॉम्प्रोमाइज़ करवाना ही है ना, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई भी समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। अगर कोई रेप केस है तो उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, उसको हमारे रेगुलर कोर्ट ही डिसाइड करेंगे, ना कि परमानेंट लोक अदालत और एनी अदर लोक अदालत। वो सिर्फ हमारी रेगुलर जुडिशरी का ही पावर है। नेक्स्ट 5 to 7 पॉइंट आपने अवार्ड से रिलेट करने हैं। इसको आपने याद रखना है कि परमानेंट लोक अदालत अपना अवार्ड कैसे दे सकती हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर सकती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर कोई भी केस एक बार परमानेंट लोक अदालत के पास चला जाएगा,
वो किसी और कोर्ट के पास नहीं जाएगा, फिर वो रेगुलर कोर्ट के पास नहीं जा सकता है, उसको यही परमानेंट लोक अदालत डिसाइड करेगी। एंड जब ये लोक अदालत अपना अवार्ड देगी, पहले तो ये कंप्रोमाइज़ करवाएगी, कुछ टर्म्स देगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे देगी दोनों पार्टीज़ को जिनके बीच में डिस्प्यूट है, जिन टर्म्स के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है। सो पहले तो परमानेंट लोक अदालत कंप्रोमाइज़ करवाने का ट्राई करेगी, उसके लिए कुछ टर्म्स देगी, पार्टीज़ को बोलेगी कि आप इन टर्म्स को कंसिडर करें, आप देखें कि इन टर्म्स के ऊपर क्या एक एग्रीमेंट हो सकता है। एंड अगर वो पार्टीज़ अग्री कर जाती हैं तो उस टाइम पर फिर परमानेंट लोक अदालत अपना अवार्ड देगी कि यस, इन टर्म्स के ऊपर डिसीजन ले लिया गया है एंड इन टर्म्स के ऊपर सेटलमेंट हो चुकी है। लेकिन अगर पार्टीज़ को कोई भी टर्म्स पसंद नहीं आती हैं, पार्टीज़ के बीच में जिनके बीच डिस्प्यूट है कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाती है, उस टाइम पर फिर अवार्ड कैसे दिया जाएगा? उस टाइम पर परमानेंट लोक अदालत मेरिट बेस्ड अवार्ड देगी। देखिए, इसी की वजह से ही लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में अमेंडमेंट करी जाती है, क्योंकि पहले सिर्फ कंप्रोमाइज़ करवाया जाता था, मेरिट बेस्ड डिसीजन नहीं दिया जाता था। अब क्या होगा, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है पार्टीज़ के बीच में, उस टाइम पर फिर परमानेंट लोक अदालत फैक्ट्स को चेक करेगी, केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उनको कंसिडर करा जाएगा एंड उसी के बेसिस पर ही डिसीजन दिया जाएगा। उसके बाद जब एक बार ये अवार्ड दे दिया जाएगा, जब एक बार ये जजमेंट दे दी जाएगी, उसके बाद फिर ये बाइंडिंग हो जाएगी। अब कहीं भी इसको चैलेंज नहीं करा जाएगा, कहीं अपील नहीं डाली जाएगी, किसी कोर्ट में अपील नहीं होगी एंड जो भी अवार्ड दिया जाता है वो मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन होता है। देखिए, परमानेंट लोक अदालत में जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी जुडिशियल मेंबर्स होंगे, हमारे रेगुलर कोर्ट के जैसे इस परमानेंट लोक अदालत के मेंबर भी मेजॉरिटी बेस्ड ही डिसीजन लेंगे, उनका अवार्ड भी मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन पर ही लिया जाएगा। सो ये तो था परमानेंट लोक अदालत। इजी टॉपिक हैं ये सारे एंड जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको मैं कुछ मेथड्स के साथ आपको याद करवा दूंगी। सो नेक्स्ट है अब फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट आता है द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के थ्रू। फैमिली वर्ड से ही पता चल रहा है कि जितने भी फैमिलीज़ में डिस्प्यूट होंगे, जो भी फैमिली रिलेटेड इश्यूज होंगे, उन्हीं को ही ये कोर्ट डील करेगा। सो अगर कोई मैरिज रिलेटेड इशू है, कोई फैमिली अफेयर है, तो इन डिस्प्यूट का स्पीडी ट्रायल करवाने के लिए, इन डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सेटल करवाने के लिए अलग से फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश करा जाता है इसी एक्ट के ही थ्रू। अब ये आता क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बहुत सारी विमेन एसोसिएशंस होती हैं, एनजीओज होती हैं, जिन्होंने टाइम टू टाइम कैंपेन करी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्ज करा है कि फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करा जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली, देखिए, इसमें एक इमोशनल एंगल, एक पर्सनल एंगल भी जुड़ा होता है। तो इनके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए, इन इश्यूज़ को ऐसे रिजॉल्व करा जाना चाहिए कि सोशली डिज़ायरेबल रिजल्ट अचीव करे जाएं। सोशली डिज़ायरेबल का मतलब क्या है, आप एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर मैरिज में कोई डिस्प्यूट आया है, अगर कोई मैरिज में इशू आ गया है, हमारी सोसाइटी क्या ट्राई करती है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट आ गया है, कोई इशू आ गया है, तो डिवोर्स तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, उनमें एक सेटलमेंट करवानी चाहिए, उनमें एक कंप्रोमाइज़ करवाए जो कि सोसाइटी के लिए सही हो, उनके बच्चों के लिए सही हो, उनकी फैमिली के लिए सही हो। सो ये सोसाइटी के लिए एक डिज़ायरेबल रिजल्ट है मैरिज इंस्टीट्यूशन को बचाए रखने के लिए। सो देखिए, ऐसे गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया है कि बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, वुमेन एसोसिएशन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने टाइम टू टाइम बोला है, कैंपेन्स करी हैं, गवर्नमेंट को अर्ज करा है कि फैमिली कोर्ट अलग से इस्टेब्लिश करे जाने चाहिए। एंड इन फैमिली कोर्ट्स में जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, एक अगर हम सिविल कोर्ट की ही बात करें तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा जाता है। इन फैमिली कोर्ट्स में ये क्या बोला गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या बोला कि इन फैमिली कोर्ट्स में इन प्रॉपर जो प्रोसीजर होते हैं, जो भी एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए, बट इम्पोर्टेंस किसको दी जानी चाहिए? रिलेशन को बचाए रखने के लिए। ऐसे ही फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट आती है, 59th रिपोर्ट आती है 1974 में। इस रिपोर्ट में भी लॉ कमीशन ने बोला था कि अगर जो कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो उसके लिए अलग अप्रोच यूज़ करा जाना चाहिए उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। जो भी सिविल कोर्ट एक नॉर्मल प्रोसीडिंग यूज़ करते हैं अपने ट्रायल में, अपनी हियरिंग में, वो सेम चीज़ एक फैमिली डिस्प्यूट के लिए यूज़ नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सनल एंगल जुड़ा होता है।
एंड लॉ कमीशन ने क्या कहा कि इन डिस्प्यूट्स को ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही सेटल करवा देना चाहिए। नॉर्मल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट ना हो, ट्रायल स्टार्ट ना हो, यही ट्राई करा जाना चाहिए, पहले ही डिस्प्यूट को सेटल करवाया जाना चाहिए। अब देखिए, ये तो लॉ कमीशन ने बोला था, इसी की वजह से ही फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को अमेंड करा गया था 1976 में। इस अमेंडमेंट के बाद क्या कहा गया कि जब भी किसी फैमिली डिस्प्यूट को डिसाइड करा जाएगा, जब भी किसी फैमिली मैटर को सेटल करा जाएगा, तो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, जो कि इसी ही अमेंडमेंट में दिया गया था। 1976 में ये अमेंडमेंट आई थी, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि अब भी इनफैक्ट अब भी लोग जो हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में ही जाते हैं, रेगुलर कोर्ट में ही जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए फिर फैमिली कोर्ट एक्ट आता है 1984 का फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स, कि एमिकेबल मैनर में इन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करा जाए। सो इसी एक्ट के थ्रू ही फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करा जाता है, जिसका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव रहता है कि फैमिली मैटर से रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होगा, जिसको फैमिली कोर्ट बोला जाएगा। उसमें एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करा जाएगा केसेस का, मतलब कि उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें जो फैमिली रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ यूज़ करी जाएगी। जितने भी फैमिली कोर्ट में मैटर जाएंगे फैमिली से रिलेटेड, उनमें उनको इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू ही सेटल करा जाएगा। कोई भी एक्सपेंसिव ट्रायल नहीं होंगे, जैसे कि एक नॉर्मल जुडिशरी में, नॉर्मल कोर्ट में होते हैं। कोई एक्सपेंसिव ऐसे ट्रायल नहीं होंगे, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो करे जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर रहेगी, कोई सेट रूल्स नहीं फॉलो करे जाएंगे, क्योंकि इन फैमिली कोर्ट का जो मेन पर्पस है वो सोशली डिज़ायरेबल रिजल्ट अचीव करना है। ऐसे रिजल्ट अचीव करना है जो कि सोसाइटी के लिए बेटर हो, जो कि फैमिली के लिए बेटर हो। सो देखिए, अब इसके हम फीचर देखते हैं कि फैमिली कोर्ट के फीचर क्या होते हैं। उसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी होगी, लंबी लग रही होगी बट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फैमिली कोर्ट्स in areas of more than 1 million population to settle marriage issues in first instance without lawyers with the right to appeal। अब देखिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम ये सारे फीचर्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो है स्टेट गवर्नमेंट। सो फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश करने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही दी गई है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट्स को कंसल्ट कर सकती है। ये लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पॉइंट है। देन फैमिली कोर्ट लाइन में इंक्लूड करा गया है, जस्ट टू रिमेंबर, कि ये जो ट्रिक है वो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड है। इन एरियाज आपने याद रखना है। इससे पहले ओके, हम ये सेकंड पॉइंट देखते हैं, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन। सो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये भी ऑब्लिगेशन है कि हर एक सिटी या हर एक टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, वहाँ पर एक फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश या सेटअप करा जाएगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि ऐसे एरियाज जिस जगह पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम भी हो सकती है, वहाँ पर भी फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश करा जा सकता है। एंड ये लक्ष्मीकांत का थर्ड पॉइंट है। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट लक्ष्मीकांत का, जो कि मैरिज इश्यूज़ की बात करता है। सो फैमिली कोर्ट किन इश्यूज़ से डील करती है? फैमिली कोर्ट जो होंगे वो मैरिज रिलेटेड या फिर जो भी फैमिली रिलेटेड मैटर्स होंगे। अगर मैरिज को नल करना है, उसको ख़त्म करना है, जुडिशल सेपरेशन करनी है, कोई डिवोर्स से रिलेटेड मैटर आ गया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से रिलेटेड कोई मैटर है, या फिर मैरिज की वैलिडिटी को चेक करना है, कोई भी मैट्रिमोनियल स्टेटस है, किसी पर्सन की मैरिज से रिलेटेड उसका स्टेटस है, अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है वो भी एक फैमिली कोर्ट में डिसाइड करा जाएगा। अगर डिवोर्स हो जाता है तो प्रॉपर्टी का कितना शेयर किसके पास जाएगा, हस्बैंड या वाइफ दोनों स्पाउसेस में किसके पास जाएगा, वो भी एक फैमिली कोर्ट में डिसाइड करा जा सकता है। पर्सन की लेजिटिमेसी को चेक करा जा सकता है। ऐसे ही अगर डिवोर्स हो जाता है तो माइनर चाइल्ड जो होगा वो किस पर्सन के पास जाएगा, उसकी गार्डियनशिप से रिलेटेड भी डिस्प्यूट जो भी होंगे वो सारे डिस्प्यूट फैमिली कोर्ट में सेटल करे जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैरिज इश्यूज़ को आप लेकर चल सकते हो। एंड ऐसे ही इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये लक्ष्मीकांत का फिफ्थ पॉइंट है। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर फैमिली कोर्ट में कोई भी मैटर जाता है, कोई भी मैरिज से रिलेटेड इशू गया है, तो फैमिली कोर्ट ट्राई करेगा कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही जिस ही टाइम पर मैटर आया है उसी टाइम पर ही एक सेटलमेंट करवा दी जाए। फैमिली कोर्ट ट्राई करेगा कि जब भी कोई डिस्प्यूट आया
तो इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया जाए। कोई जो सेट रूल्स हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिजिड प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड विदाउट लॉयर्स, इसका मतलब क्या है कि जब भी फैमिली कोर्ट के पास मैटर जाएगा तो जो भी पार्टीज़ वो मैटर लेके गई हैं उनको एक लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प नहीं लेनी होगी। ये उनके ऊपर एक कंडीशन है कि जो भी पार्टीज़ फैमिली कोर्ट में डिस्प्यूट लेके जाएंगी वो बिना लॉयर के जाएंगी। बट अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जिसमें लीगल नॉलेज की ज़रूरत है तो उस केस में कोर्ट अलाउ भी कर सकता है कि लीगल एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है। एंड राइट टू अपील का मतलब है कि जो भी ये फैमिली कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट देखिए कहीं कहीं पर अगर अपील करी जा सकती है तो वो हाई कोर्ट में करी जा सकती है। एक लास्ट पॉइंट और है कि कोई मैटर अगर ऐसा है जिसमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत है तो फैमिली कोर्ट अलाउ भी कर सकता है कि वेलफेयर एजेंसीज़ की हेल्प ली जा सकती है, काउंसलर की हेल्प ली जा सकती है। अगर से कोई डोमेस्टिक वायोलेशन से रिलेटेड कोई केस है तो मेडिकल हेल्प ली जा सकती है, वेलफेयर एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है। तो इन सारे हेल्पर्स को भी एसोसिएट करा जा सकता है किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के साथ जो कि फैमिली कोर्ट में आया है। सो ये तो सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं वो फैमिली कोर्ट के कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय जो कि विलेज लेवल के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक कोर्ट आती है। ये द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश करा जाता है। इसका मेन पर्पस है एक्सेस टू जस्टिस एट द डोर स्टेप्स। जो भी देखिए सिटीज़ टाउन्स के लोग होते हैं उनको अपने राइट्स की नॉलेज होती है, उनके पास जस्टिस की एक्सेस ईजिली अवेलेबल होती है, लेकिन जो नॉर्मली विलेजर्स के लोग होते हैं उन तक भी जस्टिस पहुंच पाए, उनके डोर स्टेप्स तक भी जस्टिस पहुंच पाए, चाहे वो लोग कोई भी पर्सन जो कि सोशली, इकोनॉमिकली या फिर किसी और तरीके से डिसेबल्ड है, इन लोगों तक भी जस्टिस की अपॉर्चुनिटी पहुंच पाए। इसी वजह से ही हमारी गवर्नमेंट द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 लेके आती है जिसके थ्रू फिर ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करा जाता है। सो रीजंस क्या हैं? सिंपल से रीज़न है आर्टिकल 39A सबसे बड़ा रीज़न है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि स्टेट के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने देखिए एक ड्यूटी लगाई है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगाई है स्टेट के ऊपर कि जो सोसाइटी के पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनको भी फ्री लीगल सर्विसेज मिलने चाहिए, फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस की एक्सेस सबके पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे मेजर्स लेके आ रही थी जुडिशल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको कंसोलिडेट एंड मजबूत बनाने के लिए, जैसे कि लोक अदालत को इस्टेब्लिश करा गया था, प्रोसीजरल लॉज को सिंप्लीफाई कर दिया गया। हमने इसी वीडियो में ही देखा है कि कैसे फैमिली कोर्ट के लिए भी बोल दिया गया कि इनफॉर्मल डिस्कशन ही करी जा सकती है, रिजिड प्रोसीजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ADR आया था, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल तक अगर जस्टिस को लेके जाना है तो इन सारे मेजर्स को, इन सारे सिस्टम्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। एंड लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट 114th रिपोर्ट ऑन ग्राम न्यायालय, लॉ कमीशन की भी इस रिपोर्ट ने कहा था कि अगर कॉमन मैन तक जस्टिस को लेके जाना है, स्पीडी डिलीवरी करनी है जस्टिस की, इनएक्सपेंसिव सस्ता जस्टिस पहुंचाना है कॉमन मैन तक, तो उसके लिए ग्राम न्यायालय सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ये लॉ कमीशन ने ही कहा था। एंड लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही, देखिए ये आपको याद रखना है कि मेनली लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही, इसी रिपोर्ट के बाद ही ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करा गया था फॉर स्पीडी, अफोर्डेबल एंड सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए, रूरल एरियाज तक जस्टिस को पहुंचाने के लिए। अब ग्राम न्यायालय के फीचर्स देखेंगे, बहुत इजी मेथड से उसको याद रखेंगे। अराउंड 15 पॉइंट्स है तो आपको याद रखना है। देखिए हु, दैट इज़ कौन होगा इस ग्राम न्यायालय में, कौन इसके मेंबर होंगे। ऐसे ही व्हेन, कब इसको इस्टेब्लिश करा जाएगा, वेयर, कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करा जाएगा, ये काम क्या करेगी, उसके लिए व्हाट हो जाएगा, हाउ, ये अपना काम कैसे करेगी, एंड इसके काम के अगेंस्ट, इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहाँ पर करी जाएगी। इन्हीं 2-3 पॉइंट्स, जो 4-5 पॉइंट्स हैं, इन्हीं से ही जो सारे फीचर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। सो सबसे पहले है देखिए हु, एक ग्राम पंचायत में कौन हो सकता है। सबसे पहले तो इस एक ग्राम पंचायत में
जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास का, वही इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। एंड इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोला जाएगा न्यायाधिकारी, जो कि हिंदी में एक वर्ड है। इस न्यायाधिकारी को या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड इसके बाद आपने डायरेक्टली चलना है थर्ड पॉइंट ऑफ लक्ष्मीकांत, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ही बात करता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो स्ट्रिक्टली एक जुडिशियल ऑफिसर ही होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर जुडिशियल डिसीजन लेने हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, तो एक जुडिशियल ऑफिसर ही होना चाहिए। उसकी जो सैलरी होगी, उसकी जो पावर होगी, वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के जैसे ही होंगी। एंड जो सेकंड पॉइंट है लक्ष्मीकांत का, उसको देखेंगे हम व्हेन के थ्रू, कि कब इन ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करा जाएगा। देखिए तब करा जा सकता है अगर हर एक पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पर, हर एक पंचायत के लिए अगर ग्राम न्यायालय चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल यहाँ पर तालुका लेवल की बात करी जा रही है, या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर जो बहुत सारी पंचायत हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनको साथ में क्लब कर दिया गया। क्योंकि देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत होगी, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तालुका हो सकते हैं। तो हर एक तालुका के लिए जो एक अलग पंचायत है, उनको क्लब करके एक साथ एक ग्राम पंचायत को बनाया जा सकता है। ऐसे ही अगर किसी एरिया के लिए कोई पंचायत है ही नहीं इंटरमीडिएट लेवल पर किसी भी स्टेट में, तो उस केस में भी एक ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करा जा सकता है। अब देखते हैं वेयर, कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करा जाएगा, इसकी सीट कहाँ पर होगी। पहले इसकी सीट होगी, देखिए हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत। यहाँ पर इंटरमीडिएट पंचायत होगी, वहाँ पर जो उसका हेड क्वार्टर होगा वही एक ग्राम न्यायालय का सीट भी होगा, एक ऑफिशियल ऑफिस भी होगा। बट जनरली ये एक मोबाइल कोर्ट होगा, जो भी ये ग्राम न्यायालय होगा ये एक मोबाइल कोर्ट होगा, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, पैटी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। ये क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कर सकता है, सिविल डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कर सकता है। सो ये एक मोबाइल कोर्ट होगा। एंड जो इसका मेन ऑफिस होगा, जो इसकी सीट होगी, वो हेड क्वार्टर ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत, जो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत होगी वहाँ पर जो इसका हेड क्वार्टर होगा वही इसका ऑफिशियल ऑफिस भी होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने देखना है व्हाट से रिलेटेड, कि मतलब इसने करना क्या है, जो ये ग्राम न्यायालय होगा ये करेगा क्या। पहले तो जो एक्ट ग्राम न्यायालय 2008 एक्ट आया है, उसमें देखिए एक फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें एक सेकंड शेड्यूल भी है। इन फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल में जो भी डिस्प्यूट दिए गए हैं, चाहे वो किसी क्राइम से रिलेटेड है, किसी सिविल सूट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई क्लेम है, इन्हीं दोनों शेड्यूल में जो भी डिस्प्यूट दिए गए हैं, उन सारे डिस्प्यूट को एक ग्राम न्यायालय डिसाइड कर सकता है। सेकंड थिंग ये क्या कर सकता है, ओके सेकंड इन्हीं शेड्यूल्स से ही रिलेटेड है कि अगर इन शेड्यूल्स फर्स्ट एंड सेकंड में कोई चेंजेस करनी है, उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 8 to 12 पॉइंट्स हॉ से रिलेटेड, कि कैसे एक ग्राम न्यायालय अपना डिसीजन देगा, कैसे ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। अगर कोई क्रिमिनल ट्रायल है, कोई क्रिमिनल मैटर है, तो उस केस में ग्राम न्यायालय समरी प्रोसीजर फॉलो करेगा। समरी प्रोसीजर का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर जो एक नॉर्मल कोर्ट में हियरिंग होती है, फुल हियरिंग होती है, एक तारीख के बाद दूसरी तारीख चलती है, ऐसा कुछ नहीं करा जाएगा। बिना फुल हियरिंग के ही जल्दी से जल्दी किसी अगर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देना है, डिसाइड कर देना है विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़, बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे हुए, तो उसको हम समरी प्रोसीजर बोलेंगे। तो क्रिमिनल ट्रायल के लिए एक ग्राम न्यायालय समरी प्रोसीजर को ही फॉलो करेगा। एंड अगर कोई सिविल मैटर है, तो जैसे एक सिविल कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ऐसे ही ग्राम न्यायालय भी एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करेगा सिविल मैटर्स के लिए। एंड ये स्पेशल प्रोसीजर इस ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में ही दिया गया है। एंड जितने भी मैटर ये डिसाइड करेगा वो थ्रू कंसिलिएशन होंगे। ऑब्वियसली ग्राम न्यायालय है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर है, तो इसको कंप्रोमाइजेज सेटलमेंट के थ्रू ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है। ऐसे ही जो भी इसने जजमेंट दे दी है, उस जजमेंट को एक डेक्री कंसिडर करा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस जजमेंट का भी एक लीगल फोर्स होगा। इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इस डेक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी ग्राम न्यायालय समरी प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। एंड जब भी ये डिसीजन देगा अपने,
तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। अ नंबर ऑफ टाइम मैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स आते हैं। एक ग्राम न्यायालय के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है, जो भी रूल्स ऑफ एविडेंस दिए गए हैं, ग्राम न्यायालय के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उन रूल्स को फॉलो करना। सो ये तो था कि कैसे इसने करना है, हॉ वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं कि जो भी इसने डिसीजन ले लिए हैं इस हॉ के थ्रू, उनके अगेंस्ट क्या कहीं अपील हो सकती है। तो यस, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो उसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट में अपील करी जा सकती है विद इन 6 मंथ। एंड ऐसे ही अगर कोई सिविल मैटर है तो उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करी जा सकती है अगेन विद इन 6 मंथ। एंड लास्ट पॉइंट है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है कि देखिए, अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है जिसने से किसी पर्सन ने क्राइम करा है, वो पर्सन कंप्रोमाइज करना चाहता है, वो किसी दूसरी पार्टी को बोल रहा है जिसने भी केस फाइल करा है, उसको बोल रहा है कि मुझे थोड़ी कम सज़ा दे दो, एक रिड्यूस्ड पीरियड के लिए मुझे सज़ा दे दो एंड मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ। सो प्ली बार्गेनिंग, देखिए प्ली करी जा रही है एंड साथ में बार्गेनिंग भी करी जा रही है। प्ली क्या है कि यहाँ पर जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसने क्राइम करा है, वो एक प्ली करके अपना क्राइम एक्सेप्ट भी कर रहा है एंड वो साथ में बारगेनिंग भी कर रहा है। बारगेनिंग किस चीज़ में कर रहा है? अपनी सेंटेंस को, अपनी सज़ा को कम करवाने की, कि मेरी सज़ा कम कर दो एंड मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो ये एक अक्यूज्ड पर्सन का एक राइट बोल सकते हो आप। सो ग्राम न्यायालय में एक अक्यूज्ड पर्सन के पास भी एक पावर दी गई है कि वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या कर सकती है फॉर प्ली बार्गेनिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब हम देखेंगे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे करी जाती है एक ग्राम न्यायालय की। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर हो। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि एक बार अगर खर्चा कर दिया है ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करने के लिए, बार बार कोई खर्चे ना करने पड़े। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 लाख की सीलिंग फिक्स करी है, एक मैक्सिमम अमाउंट। 10 लाख उसमें से जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, जब कोर्ट को कंस्ट्रक्ट करा जाएगा। 5 लाख जाएंगे व्हीकल्स के लिए एंड 3 लाख जाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट के लिए, जो भी ऑफिस में इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। अब जो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का है, ये क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। बट इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है, जब भी ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करा जाता है, इसके काम में कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि बहुत सारे तालुका लेवल पर ऑलरेडी रेगुलर कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, वो इन ग्राम न्यायालय जो कोर्ट होते हैं, इनको आप कोर्ट ही बोल सकते हो, जो ग्राम न्यायालय हैं उनको बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे ही जो बार के मेंबर होते हैं, जैसे कि बार का मतलब होता है जो लीगल, जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, उनकी एक एसोसिएशन ही है। बार भी इसको एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स ही देती है, मतलब कि जो ग्राम न्यायालय है उसको इम्पोर्टेंस बेसिकली कम ही दी जाती है। नोटरीज वगैरह की अवेलेबिलिटी कम होती है इनके लिए। सो ये कुछ इश्यूज हैं ग्राम न्यायालय से रिलेटेड, जिसकी वजह से फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट इन अप्रैल 2013। इस कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या डिसाइड करा जाता है कि ऐसी तालुकास जहां पर रेगुलर कोर्ट नहीं है, वहीं पर ही ग्राम न्यायालय को सेटअप करा जाना चाहिए। सो ये तो था ग्राम न्यायालय का टॉपिक। अब लास्ट है कमर्शियल कोर्ट का टॉपिक। कमर्शियल कोर्ट को हाई वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, जो बहुत बड़ी बड़ी मनी की वैल्यू होती है, ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ही लेके आया गया है। ये आए हैं थ्रू कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। इस एक्ट के थ्रू एक कमर्शियल कोर्ट आया, देन उसके बाद कमर्शियल एपलेट कोर्ट आए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाएंगे। देन हाई कोर्ट्स के अंदर फिर कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एपलेट डिवीजन कोर्ट भी, इनको भी सेटअप करा गया हाई कोर्ट्स के अंदर, एंड ये हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब देखिए ये कमर्शियल डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली जो मनी की वैल्यू से रिलेटेड, कमर्शियल मतलब कि जो बिजनेसेस वगैरह से रिलेटेड होंगे, कोई मर्चेंट है, बैंकर्स, ट्रेडर्स वगैरह, जो भी फाइनेंसियर्स होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको इन कमर्शियल कोर्ट में डिसाइड करा जाएगा।
अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड है, कुछ पर्सन्स ने मिलकर आपस में कोई पार्टनरशिप करी है, एक बिजनेस स्टार्ट करा है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया है, कोई ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेंस का टॉपिक है, इसको हम अलग से कवर करेंगे। ऐसे ही कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट आ गया या फिर कोई और डिस्प्यूट आ गया जो कि मनी वैल्यू से रिलेटेड हो, हायर वैल्यू से रिलेटेड हो, तो उस केस में फिर कमर्शियल कोर्ट एक्ट के थ्रू ये जो डिफरेंट कोर्ट्स आए हैं यही इन डिस्प्यूट्स को डिसाइड करेंगे। रीज़न क्या है? अगेन सिंपल सा रीज़न है कि जो भी हाई वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे उनका स्पीडी ट्रायल करना है, जल्दी से जल्दी इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, ख़त्म करना है। इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया की ही बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। तो देखिए अगर उनके डिस्प्यूट्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, उनके इश्यूज़ को जल्दी कंसिडर करा जाएगा, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टर के ऊपर कि यस जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो ऐसा है, यहाँ पर हमारे डिस्प्यूट्स को जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है, हमारे इश्यूज़ को जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाता है। पहला रीज़न ये। फिर देखिए लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी, 253rd रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने भी बोला था कि जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट होंगे उनके लिए अलग से कमर्शियल कोर्ट आने चाहिए, जिसकी वजह से फिर पार्लियामेंट ये एक्ट लेके आता है द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 एंड इससे फिर इन डिफरेंट कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करा जाता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टर्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व करा जाएगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरनेशनल इमेज जो होगी इंडिया की वो इम्प्रूव होगी कि देखो इंडिया का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कितना अच्छा है, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कितना अच्छा है। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कमर्शियल कोर्ट से इस्टेब्लिश करे जाते हैं। अब इनके फीचर्स देखते हैं। बाकी कोर्ट्स के जैसे इनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई स्पेसिफाइड अमाउंट के केस को डिसाइड करना है, किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के डिस्प्यूट को डिसाइड करना है, कमर्शियल डिस्प्यूट को डिसाइड करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट इन कमर्शियल कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश करती है। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास और भी पावर है कि कोई भी अगर देखिए हाई कोर्ट के पास, अगर किसी हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि फर्स्ट टाइम ही बिना अपील के किसी केस को हाई कोर्ट में डिसाइड करा गया। ये मैंने जब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन कवर करी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने ज्यूरिस्डिक्शन कवर करी थी, तो वो सेम ही मीनिंग है। ऑर्डिनरी, तो अगर किसी हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी मैटर के लिए भी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, तो ऐसे कौन से हाई कोर्ट हैं? ये है दिल्ली का हाई कोर्ट, बॉम्बे का, कैलकटा, मद्रास। ये हाई कोर्ट कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके पास सिविल मैटर्स में ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है। तो देखिए ये फर्स्ट पॉइंट अब क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, तो उस केस में फिर स्टेट गवर्नमेंट कमर्शियल कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकती है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक के होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश कर सकती है। एपेलेट मतलब कि यहाँ पर इन कोर्ट्स में अपील करी जाएगी। अपील देखिए कैसे करी जाएगी कि अगर कोई भी कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के बिलो है, उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर कोई अपील करनी है तो इन कमर्शियल एपेलेट कोर्ट में करी जा सकती है। इनके पास एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होगी एंड इनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करेगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कुछ हाई कोर्ट्स जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, ये हाई कोर्ट में पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ कि बॉम्बे, कैलकटा, मद्रास, दिल्ली, इन सब के पास ओरिजिनल ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, तो ऐसे हाई कोर्ट्स के जज अलग से एक कमर्शियल डिवीजन इस्टेब्लिश कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर ही, जिसका पर्पस होगा कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू के केस को को रिजॉल्व करना, या फिर कोई फिक्स्ड वैल्यू का अगर कमर्शियल डिस्प्यूट आता है तो ये कमर्शियल डिवीजन उसको डिसाइड कर सकती है। ऐसे ही सेम ही जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो एक कमर्शियल एपेलेट डिवीजन भी इस्टेब्लिश कर सकता है इस हाई कोर्ट के अंदर। इसका पर्पस क्या होगा कि जो भी कमर्शियल डिवीजन ने डिसीजन लिए हैं उसके अगेंस्ट अगर कहीं अपील फाइल करी जाएगी तो इस कमर्शियल एपेलेट डिवीजन में करी जाएगी।
एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो बात करता है स्पेसिफाइड वैल्यू की। हमने 2-3 बार बोला है कि इतनी स्पेसिफाइड वैल्यू के केस को डिसाइड करा जाएगा, इतनी फिक्स्ड वैल्यू के केस को डिसाइड करा जाएगा। ये वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट जो कि 3 या फिर 3 लाख के ज़्यादा की अमाउंट का हो, उसको इन कमर्शियल कोर्ट्स में डिसाइड करा जा सकता है। पहले ये जो अमाउंट थी वो 1 करोड़ रुपीस थी, मतलब कि जो 1 करोड़ तक के डिस्प्यूट होंगे या फिर उससे ज़्यादा के डिस्प्यूट होंगे उन्हीं को ही कमर्शियल कोर्ट में डिसाइड करा जाएगा। अब इसको कम करके कर दिया गया है 3 लाख तक। सो कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट जो 3 लाख की ज़्यादा की 3 लाख की अमाउंट का है या फिर 3 लाख की ज़्यादा की अमाउंट का है, उसको कमर्शियल कोर्ट में डिसाइड करा जा सकता है। एंड 6th पॉइंट बात करता है कंपल्सरी मीडिएशन की, कि अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको बहुत जल्दी से अर्जेंटली डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप कोर्ट में लेकर आने ही ना दो। उसके लिए देखिए एक प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन की बात करी गई है कि ऐसे डिस्प्यूट को इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसका प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करवा दिया जाए, उसको पहले ही रिजॉल्व करवा दिया जाए। सो यहाँ पर लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ यूज़फुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। कमेंट करें, अपनी फीडबैक भी दें। थैंक यू।